भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां अक्सर बड़ी सल्तनतों की चकाचौंध में कहीं खो सी जाती हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी में उतरते हैं जिसने दक्कन के पठार पर, सोचिए, लगभग 200 सालों तक राज किया। नाम था बहमनी सल्तनत। तो सवाल ये उठता है कि जब एक बहुत बड़ा, एक महान साम्राज्य बिखरता है तो उसकी राख से आखिर क्या उभरता है। देखिए, यही वो सवाल है जो हमें सीधा बहमनी सल्तनत की कहानी की ओर ले जाता है। एक ऐसी शक्ति जो दिल्ली सल्तनत के, कह सकते हैं, ढहते हुए ढांचे के बीच से ही पैदा हुई थी। तो ये सब हुआ कैसे? मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो कौन सा पावर वैक्यूम था जिसने एक नई शक्ति को जन्म लेने का मौका दे दिया? चलिए समझते हैं इसको। बात है 14वीं सदी की। दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अब उनका साम्राज्य ना बहुत बड़ा हो चुका था, बहुत ज्यादा फैल गया था। पर दिक्कत ये थी कि पकड़ कमजोर पड़ रही थी, और खासकर दक्कन के इलाके में। वहां भारी टैक्स और एक तरह की उपेक्षा ने असंतोष की आग को भड़का दिया था, और ये आग एक बड़े विद्रोह का रूप लेने ही वाली थी। और बस इसी असंतोष से जन्म हुआ बहमनी सल्तनत का। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई धार्मिक विद्रोह नहीं था, नहीं। ये तो दिल्ली की जो प्रशासनिक नाकामी थी उसका एक सीधा, एक डायरेक्ट पॉलिटिकल जवाब था। और इसे शुरू किसने किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जो खुद कभी दिल्ली सल्तनत के ही एक अधिकारी हुआ करते थे। कमाल है। ठीक है, सल्तनत की स्थापना तो हो गई, पर उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य, एक पावर हाउस में बदला कैसे गया? आखिर क्या थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वो ताकत जिसने उन्हें दक्कन का पावर हाउस बना दिया? देखिए, बहमनी सल्तनत की असली ताकत थी उसके प्रशासन में। ये पूरा फारसी मॉडल पे आधारित था, लेकिन बहुत असरदार था। जरा सोचिए, एक वजीर था जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह था, सारा वित्त और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। फिर अमीर उल उमरा, जो पावरफुल नोबल्स का कमांडर था, उन पर लगाम रखता था। दीवाने अर्ज पूरा मिलिट्री डिपार्टमेंट संभालता था। मतलब एक बेहद संगठित और कमाल की कुशल व्यवस्था थी ये। तो उनके सफलता का राज क्या था? उनका सीक्रेट सॉस, वो था एक अनोखा मिश्रण। देखिए, उन्होंने सिर्फ फारसी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की नकल नहीं की, नहीं, बल्कि उसे दक्कन की जो स्थानीय व्यवस्थाएं थीं, जो गांव की संस्थाएं थीं, उनके साथ मिला दिया। और इसी तालमेल ने, इसी फ्यूजन ने उनके शासन को इतना जबरदस्त प्रभावी बनाया। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। इस मजबूत दिखते साम्राज्य की नींव में एक बहुत गहरी दरार थी, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी हमलावर नहीं था, बल्कि इसके अपने ही लोग थे। हुआ ये कि सल्तनत का पूरा दरबार दो गुटों में बंट गया था। एक तरफ थे दक्कनी और दूसरी तरफ आफाकी। अब दक्कनी कौन? मतलब वो लोग जो पीढ़ियों से इसी जमीन पर थे, कह लीजिए स्थानीय लोग। और आफाकी, वो थे फारस और मध्य एशिया से आए बाहरी लोग, जो अपने साथ नया स्किल और नई महत्वाकांक्षाएं लेकर आए थे। तो एक तरह से लोकल बनाम न्यू कमर की लड़ाई शुरू हो गई थी। अक्सर इतिहास में ना बाहरी युद्धों को सल्तनत के पतन का कारण बताया जाता है, पर सच तो यह है कि असली वजह कुछ और ही थी। सल्तनत को सबसे ज्यादा खोखला किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी फूट ने किया। दक्कनी और आफाकी गुटों की ये जो लड़ाई थी, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है, एक ऐसे शख्स पर केंद्रित होती है जिसकी जिंदगी सल्तनत की सबसे बड़ी क्षमता और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी दोनों को एक साथ दिखाती है। ये थे महमूद गवान, एक बेहद काबिल फारसी राजनेता, एक विद्वान जिसने इस बटी हुई सल्तनत को एक करने की जीत तोड़ कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना सब कुछ राज्य को स्थिर करने में लगा दिया। गवान ने क्या किया? उन्होंने गुटों में बटे हुए अमीरों की शक्ति पर लगाम लगाने के लिए बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले उन्होंने प्रांतों को फिर से ऑर्गेनाइज किया, दूसरा गवर्नरों की पावर कम कर दी, और तीसरा सेंट्रल अथॉरिटी यानी सुल्तान की ताकत को मजबूत किया। सीधा सा मकसद था, पावर किसी एक के हाथ में बहुत ज्यादा ना हो जाए। पर जैसा कि होता है, सुधार हमेशा दुश्मन पैदा करते हैं। गवान के बढ़ते प्रभाव से दरबार के कुछ गुट जलने लगे, और उन्होंने उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची। नतीजा, 1481 में उन्हें मौत की सजा दे दी गई, और ये सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इतिहासकार मानते हैं कि गवान की मौत बस वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था।
वो बिंदु जहां से बहमनी सल्तनत की वापसी नामुमकिन हो गई थी। उनके जाने के साथ ही वो प्रशासनिक गोंद भी खत्म हो गया जो इस बिखरे हुए साम्राज्य को किसी तरह एक साथ जोड़े हुए था। महमूद गवान की मौत और इसके साथ ही सल्तनत के बिखरने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। एक शक्तिशाली साम्राज्य अब 5 टुकड़ों में टूटने वाला था। गजवान की मौत के बाद सेंट्रल अथॉरिटी तो जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। देखिए, करीब 1490 तक प्रांतों ने एक-एक कर अलग होना शुरू कर दिया। 1518 आते आते तो जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं वो सब आज़ाद हो गई और आखिर में 1527 तक बहमनी सल्तनत का नाम बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। तो बहमनी सल्तनत की राख से 5 नई सल्तनतों ने जन्म लिया। ये थीं अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बरार की इमाद शाही और बीदर की बरीद शाही। और इन्हीं दक्कन सल्तनतों ने अगले करीब 200 सालों तक इस पूरे क्षेत्र की राजनीति और संस्कृति को एक नया ही रूप दिया। तो अपने पतन के बावजूद बहमनी सल्तनत ने एक बहुत स्थायी विरासत छोड़ी। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये दक्कन में पहला स्टेबल मुस्लिम साम्राज्य था। प्रशासनिक तौर पर उन्होंने एक अनोखा फारसी भारतीय सिस्टम बनाया। मिलिट्री के लिहाज से तोपखाने का इस्तेमाल करने वाले वो इस इलाके के शुरुआती लोगों में से थे। और सांस्कृतिक रूप से उन्होंने एक विशिष्ट दक्कनी इस्लामी पहचान गढ़ी जिसकी झलक आज भी दिखती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है सोचने के लिए कि ज्यादा शक्तिशाली क्या है, एक शानदार सिस्टम, एक बेहतरीन गवर्नेंस का ढांचा, या फिर वो इंसानी जलन, वो आपसी प्रतिद्वंदिता जो किसी भी बड़े से बड़े सिस्टम को तोड़ सकती है। बहमनी सल्तनत की कहानी देखा जाए तो सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि ये सत्ता और इंसान के स्वभाव पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है।